हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th चैप्टर 2 की शुरुआत है, जहाँ पर हम चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी का इंट्रो देखेंगे पहले, और उसके बाद पहला और दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक भी कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं है, चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा कम ही रखा है, उसके बाद से धीरे धीरे टॉपिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रो पे। इंट्रो में ये बता रखा है कि तुमने खुद को ढूंढने की कोशिश कभी करी होगी, इन द सेंस तुमने कभी अपने बारे में जानने की कोशिश करी होगी, कभी अपने बिहेवियर को इवैल्यूएट करना चाहा होगा और दूसरों के बिहेवियर को भी एज सेम जानना, पहचानना, इवैल्यूएट करना और समझना कि दूसरे बेसिकली सोचते क्या हैं, करना क्या चाह रहे हैं, वो दिखा क्या रहे हैं। ठीक है, तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो और बिहेव करते हो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग। यानी कि कोई भी सिचुएशन है उसमें तुम्हें खड़ा करा है तो तुम वहाँ पे कैसे बिहेव करते हो, कैसे एक्ट करते हो, और अगर उसी सेम सिचुएशन में किसी और इंसान को खड़ा करा है तो वो वहाँ पे कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है। ठीक है, देन यहाँ पर बता रखा है कि तुमने ये सवाल भी पूछे होंगे, मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि तुमसे ये सवाल भी पूछे गए होंगे तुम्हारे रिलेशनशिप्स के बारे में जो कि तुम दूसरों के साथ रखते हो। यू मे हैव ऑल्सो ऑफन आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर रिलेशनशिप्स विच यू हैव मेंटेन विद अदर्स। ठीक है, तो इनका आंसर ढूंढने के लिए जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर ढूंढने के लिए तो जो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका आंसर ढूंढने के लिए यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ने सेल्फ का जो आइडिया है उसको यूज़ करा है। सिमिलरली जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि लोग क्यों एक दूसरे से अलग हैं, क्यों लोग डिफरेंटली एक्ट करते हैं, और क्या चीज़ लोगों को क्या चीज़ लोगों को अलग बनाती है एक दूसरे से, और बेसिकली क्या होता है जिसकी वजह से लोग इवेंट को, किसी भी चीज़ को अलग अलग तरह के मतलब देते हैं, अलग अलग तरह की मीनिंग निकालते हैं किसी भी चीज़ से। हाउ दे मेक डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इवेंट्स, और कैसे वो फील करते हैं लोग, क्या उन्हें महसूस होता है, क्या उनकी भावनाएं होती हैं चीज़ों को लेकर, और कैसे वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस के प्रति जो कि सिमिलर होती हैं। यानी कि सेम ही कॉन्सिक्वेंस किसी और को भी फेस करना पड़ रहा है, तुम्हें भी फेस करना पड़ रहा है, लेकिन कोई और तुम दोनों अलग तरीके से एक्ट कर रहे हो जब वो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है। तो क्वेश्चंस जो कि रिलेट करते हैं वेरिएशंस इन बिहेवियर से। अब लोग क्या क्या बिहेवियर दिखा रहे हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। हमने चैप्टर 1 में देखा था, वेरिएशंस हमें हर जगह देखने को मिलती है, या डिफरेंसेस जिसे हम, वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम बोलते हैं। तो जो पर्सनालिटी का आइडिया है वो आ जाता है यहाँ पर। ये दोनों कॉन्सेप्ट ही, सेल्फ और पर्सनालिटी, आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, लिंक्ड है ये दोनों चीज़ें। सेल्फ इनफैक्ट जो है वो पर्सनालिटी का मेन पार्ट है और पर्सनालिटी के अंदर ही लाई करता है। सेल्फ इज़ इनफैक्ट लाई एट द कोर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, और जो स्टडी है सेल्फ और पर्सनालिटी की, वो हमें हेल्प करेगी कि हम सिर्फ ये ना समझ पाए कि हम क्या हैं। तो हमें बेसिकली ये तो समझ आ ही जाएगा कि हु वी आर, हम लोग क्या हैं, बल्कि हम ये भी समझ पाएंगे साथ के साथ कि हमारी यूनिकनेस क्या है, हम कैसे दूसरों से अलग हैं या क्या हम में अलग है, प्लस हमारी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दूसरों के साथ, हमारी कौन सी चीज़ें, कौन से बिहेवियर्स मिलते जुलते हैं, या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम और दूसरे लोग सेम हैं, और क्या चीज़ें हैं जो हमें दूसरे लोगों से अलग भी बनाती हैं। तो सेल्फ और पर्सनालिटी को समझकर हम ये समझेंगे आगे, मतलब हम खुद को समझेंगे अच्छे से और दूसरों को समझेंगे, दूसरों के बिहेवियर को समझेंगे, अलग अलग तरह के सिचुएशंस में, अलग अलग सेटिंग्स में। वैरायटी जो होती है, मतलब सिचुएशंस की, अलग अलग टाइप के सिचुएशन, डाइवर्स सेटिंग्स के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे खुद को और अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे खुद को, अपने बिहेवियर को, और दूसरे लोगों को और दूसरे लोगों के बिहेवियर को। कुछ नहीं, बहुत सारे थिंकर्स ने ये एनालाइज करा है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा सेल्फ का और पर्सनालिटी का। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अलग अलग तरह के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स आते हैं, सेल्फ के ऊपर भी, पर्सनालिटी के ऊपर भी। आज भी ये चैप्टर जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करेगा कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं सेल्फ के और पर्सनालिटी के, उनके प्रति, या उनके बारे में हम बेसिकली चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि हम इस चैप्टर में देखेंगे
कि कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं सेल्फ के भी और पर्सनालिटी के भी, और आगे हम ये भी लर्न करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं सेल्फ को लेकर भी, पर्सनालिटी को लेकर भी, और कुछ मेथड्स हैं पर्सनालिटी असेसमेंट करने के। ठीक है, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इसमें बता रखा है कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक वेज जिसके अंदर हम अपनी एग्जिस्टेंस को, या जो हमारा रहते हैं ना, जो हम एक जो पता लगता है कि हाँ हम हैं दुनिया में, हम रह रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं, उसको बताते हैं। किसके थ्रू? सेल्फ और पर्सनालिटी के थ्रू। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, वो फीचर्स हैं, वो क्वालिटीज़ हैं जिनके थ्रू ये पता लगता है, वो तरीके हैं हमारे जिनके थ्रू ये पता लगता है कि हाँ हम भी अर्थ पे सरवाइव करते हैं, या हम भी एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं इस दुनिया में। और ये वो तरीके भी हैं जिनके थ्रू हम अपने एक्सपीरियंसेस को, जो कि हमने पास्ट में झेला है या जो भी हमने एक्सपीरियंस करा है, किसी भी फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन जो हमने फेस करी है, तो ये वही तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको फिर आगे अपने बिहेवियर में दिखाते हैं, या अपने बिहेवियर में उन्हें डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। कॉमन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लगा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं खुद को लेकर, और ये आइडियाज़ रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्सन के सेल्फ को। ठीक है, वी नो दैट डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट देमसेल्व्स, दीज आइडियाज़ रिप्रेजेंट सेल्फ ऑफ अ पर्सन। और हमें ये भी पता है कि अलग अलग लोग बिहेव करते हैं अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, और जो बिहेवियर होगा एक पर्टिकुलर पर्सन का एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, वो जनरली फेयरली स्टेबल रहेगा। यानी कि अगर उसको इस सिचुएशन को फेस करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, उसे ये चीज़ मुश्किल लग रही है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि ऐसी कोई और सिचुएशन आएगी तो उसे वो भी फेस करने में डिफ़िकल्टी आएगी, उसे वो सिचुएशन भी मुश्किल ही लगेगी फेस करने के लिए, या उसके लिए उस चीज़ से बाहर निकलना डिफ़िकल्ट होगा। या अगर उसे किसी भी पर्सन की एक चीज़, एक क्वालिटी नहीं पसंद, बुरी लगती है, गुस्सा आ जाता है उस चीज़ से, तो उसे कोई भी और पर्सन करेगा ना तो उसे बुरा ही लगेगा, वो उसे गुस्सा ही आएगा, उस चीज़ पे खुशी नहीं हो जाएगी एकदम से। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो उस पर्सन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, फिर चाहे वो उसका टॉलरेंस है, चाहे टेम्परामेंट है, चाहे कोई भी मतलब सहने की शक्ति है, उसका एग्रेशन लेवल है, वो बेसिकली फेयरली स्टेबल रहता है, वो उसका वही फिक्स रहता है, वही सेम रहता है हर एक सिचुएशन के अंदर। ठीक है, भले ही उसका बिहेव करने का तरीका बदल जाए पर ये चीज़ उसकी सेम रहती है। अगर उससे गुस्सा इस चीज़ पे आ रहा है तो ये चीज़ कोई और पर्सन भी करेगा ना, उसे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो कि पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्सन की। और यहाँ पर अभी क्या था, हाँ, अलग अलग लोग बिहेव करते हैं अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में, लेकिन जो बिहेवियर होता है उस पर्टिकुलर पर्सन का एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, वो जनरली फेयरली स्टेबल रहता है, मतलब जनरली रिमेन रहता है, जनरली वो रिमेन रहता है, कह रही हूँ सॉरी, वो जनरली फेयरली स्टेबल रहता है। हाँ, वो जनरली स्टेबल रहता है, बेसिकली फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, ये बार बार बदलता हुआ नज़र नहीं आता हमें। ठीक है, हाँ, और अलग अलग पर्सन्स जो है वो अलग अलग पर्सनालिटीज़ पोजेस करते हैं, हर किसी की पर्सनालिटी सेम भी नहीं होती, सब लोग डिफरेंट है, यूनिकनेस है इंडिविजुअल्स में, हमने देखा है चैप्टर 1 में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह देखने को मिलते हैं, इवन सेल्फ में भी और पर्सनालिटी में भी, और सबके खुद को लेकर व्यूज़ और आइडियाज़ सेम नहीं होते। कोई खुद को पॉजिटिवली देखता है, किसी की पॉजिटिव इमेज होती है खुद को लेकर, किसी की नेगेटिव होती है, कोई खुद को इतने अच्छे से नहीं देखता। और यही पर्सनालिटीज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं फिर अलग अलग टाइप के बिहेवियर में जो कि लोग दिखाते हैं। पर्सनालिटीज़ आर रिफ्लेक्टेड इन डाइवर्स बिहेवियर, वैरायटी ऑफ बिहेवियर, जो कि अलग अलग टाइप के बिहेवियर लोग दिखाते हैं, उसके अंदर ही उनकी ये पर्सनालिटीज़ रिफ्लेक्ट होती है, इन पर्सनालिटीज़ की इमेज वहाँ हमें देखने को मिलती है। देन आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पर। इसमें भी थोड़ा सा इंट्रो ये बता रखा है कि अपने बचपन से ही, चाइल्डहुड के दिनों से ही हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे इस चीज़ को सोचने में कि हम हैं क्या और हम कैसे अलग हैं दूसरों से, या हम में कुछ ऐसा है भी जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, हमारी कोई स्पेशल क्वालिटी, ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कोई भी ऐसी चीज़ है जो, हाँ, जैसे कोई देख के ये कह सके और हमें कोई पहचान सके कि हाँ ये पर्सन है और इसका सो एंड सो नाम है और ये बाकियों से अलग है, थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है, या कोई फ़र्क कर सके बेसिकली कि हम में और दूसरों में ऐसा कुछ हमारे अंदर है कि नहीं। तो हम बचपन से यही सोच रहे थे कि हम हैं क्या और हम आए क्यों हैं यहाँ पर, हमारा मकसद क्या है धरती पे आने का। बेसिकली मकसद वाली चीज़ बाद में आती है, बट ये तो आता ही रहता है कि
कि हम दूसरों के कंपैरिजन में ठीक है कि नहीं, दूसरों में और हमें फ़र्क क्या है, दूसरा हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लाइक और हम कैसे दूसरों से अलग हैं, और बेसिकली हम खुद हैं क्या, हु वी आर, हम क्या हैं। तो अभी तक में तो हमने कुछ आइडियाज़ डेवलप कर लिए होंगे खुद को लेकर, भले ही हम उनसे इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, हमें उनके बारे में इतना पता नहीं है, बट हम सबको वैसे अंदर से पता होता है कि हम क्या हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ सेल्फ का ऐसी आइडिया लेकर चल रहे हैं, और एक लाइक एक्टिविटी टाइप यूज़ कर रहे हैं। इधर एक्टिविटी 2.1 दे रखी है एक, हु आर वी, मतलब हम खुद के ऊपर ही एक्टिविटी ये कर रहे हैं। इसमें बता रखा है कि कितना आसान होगा हमारे लिए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना जो कि इस एक्टिविटी में पूछे गए हैं, और कितना टाइम हमें इसे करने में लगेगा। लेकिन ये इतना आसान उस पर्सन के लिए नहीं होगा जो कि सिर्फ पहली बारी में सोच रहे कि ये करना आसान है, और जब करने पे आएगा तो कुछ और ही होगा, ठीक है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे हमें लग रहा है एक्टिविटी देखने पर और सेंटेंसेस को देखने पर कि ये बहुत आसान है, अपने बारे में ही तो लिखना है, आई एम दे रखा है, और हमें आगे अपने बारे में बताना है कि हम क्या क्या हैं या हम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अपने बारे में ही हमें लिखना और बताना है। हर एक जगह पे आई एम के ऊपर 10 सेंटेंसेस हैं, हाँ 10 ही हैं शायद, यस 10 स्टेटमेंट्स हैं खुद को लेकर, और उसमें बस ये बता रखा है कि मैं क्या हूँ, वो सारा हमें आगे अपने बारे में खुद लिखना है, खुद डिस्क्राइब करना है, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जैसे भी हम खुद को देखते हैं, पहचानते हैं, ये कैसे हम दूसरों को खुद से अलग, मतलब कैसे हम खुद को दूसरों से अलग समझते हैं, दूसरे कैसे हमसे अलग है, हम में क्या डिफरेंट है, वो सब कुछ अपने बारे में हमें लिखना है। तो ये इतना आसान है नहीं जितना कि सोचने में लग रहा है, जब इसे करने पे आएंगे तब पता लगेगा, और तब हमें फिर सोच सोच के लिखना पड़ेगा कि हम हैं क्या। अब कोई समझदार तो लाइक क्या करेगा, वो ये लिख देगा कि आई एम रीडिंग, आई एम नाउ डेज ट्रैवलिंग, ऐसे करके कुछ भी बकवास, लेकिन ये मैच नहीं होगा उसके कैरेक्टर से, क्योंकि हमें इसमें अपने बारे में बताना है, ये नहीं बताना बेसिकली कि हम कर क्या रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो वो तो मजाक में फिलअप करना हो जाएगा ऐसे, लेकिन इनको सीरियसली फिल करेगा तो सीरियसली इसको पूरा टाइम दे के, इसमें पूरा अपनी मेहनत एफर्ट लगा के पूरे ढंग से घंटों सोच सोच के फिल करने बैठेगा, तब ये ढंग से हो पाएगा। मतलब उसे खुद को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, खुद के बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा, लाइक आई एम ऑनेस्ट, आई एम काइंड, ऐसे करके, या आई एम इन लव विद सो एंड सो थिंग, कोई भी चीज़ जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारी हॉबी, कुछ इंटरेस्ट हो गया, लाइक ऐसे करके उसे अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि इतना आसान है नहीं जितना तुमने पहली बारी में इसको सोचा देख कर कि यह आसान होगा। जब तुम इस पर काम करने लगोगे और ख़ुद को डिस्क्राइब करने लगोगे अपने सेल्फ को, तब तुम्हें पता लगेगा कि कितना आसान है, और तुम अवेयर हो जाओगे अपने आप को लेकर, इसी तरीके से कि जैसे तुम बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे आसपास के इन्वायरमेंट में, उसको जैसे लेकर तुम अवेयर हो, तुम ऐसे ही फिर खुद को लेकर भी अवेयर हो जाओगे, क्योंकि तुमसे कुछ पूछा गया है, तुम्हें एक्टिविटी दी गई है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में तुम्हें उसे पूरा करके देना है, और वहाँ पे तुम्हें अपने बारे में बताना है। तुम अपने बारे में सोचोगे, थोड़ा अवेयर होगे, थोड़ा कॉन्शियस रहोगे, वैसे ही जैसे तुम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर होते हो, ठीक है। यू आर अवेयर ऑफ़ योर सेल्फ इन द सेम वे एज यू आर अवेयर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, बाकी सारी चीज़ें जो तुम देखते हो ना इन्वायरमेंट में, उनको लेकर जैसे तुम अवेयर होते हो इन योर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि कोई टेबल या कोई चेयर हो गई जो तुम्हारे कमरे में पड़ी है, तुम्हें उसके बारे में पता है, तुम्हें ये पता है उसका यूज़ क्या है, वो यहाँ पड़ी क्यों है, तुम्हें उसका रीज़न भी पता है। एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड जिसका खुद को लेकर जिसको कोई आइडिया नहीं होता, जिसने खुद के बारे में कुछ सोचा नहीं होता, बेसिकली उसका दिमाग चलना शुरू नहीं होता है एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड का। जैसे लेकिन चाइल्ड ग्रो करने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो उसका खुद को लेकर एक आइडिया बनने लग जाता है, एक इमेज उसकी खुद को लेकर राइज होने लगती है, इमर्ज होने लगती है, निकलने लगता है उसका खुद को सेल्फ को लेकर एक आइडिया, और उसकी सेल्फ को लेकर फॉर्मेशन जो है वो शुरू होने लगती है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स जो है वो कुछ सिग्निफिकेंट पर्सन्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उस चाइल्ड के आइडियाज़ जो है ना खुद को लेकर उनको बनाने में या उनको शेप करने में। जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना, मिलना जुलना जो होता है हमारा बाकी लोगों के साथ, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो मीनिंग हम जो अपने एक्सपीरियंसेस को हम मीनिंग देते हैं, जो हम अपने एक्सपीरियंस का मतलब निकालते हैं, वही बेसिस बन जाते हैं हमारे सेल्फ को लेकर, वही हमारे सेल्फ का बेस बन जाते हैं। जो हमने एक्सपीरियंस करा होता है और जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस करा होता है हम उसको कैसे देख रहे हैं या हम उससे क्या मतलब निकाल रहे हैं, वही हमारे सेल्फ का बेसिस बन जाता है।
मेन बेस बन जाता है खुद को लेकर कि हम हैं क्या। ऐसे ही तो देखते हैं ना कि हाँ मैं क्या क्या झेल सकता हूँ या मैं क्या क्या फेस कर सकता हूँ या मैंने क्या क्या फेस करा है, ये मुझे ही पता है, सिर्फ मैं ही खुद को समझ सकता हूँ। तभी तो पता लगता है ना कि वो मैं, वो सेल्फ है क्या। और यही जो स्ट्रक्चर है सेल्फ का, ये मॉडिफिएबल है, यानी ये मॉडिफाई हो सकता है, आराम से ऑल्टर हो सकता है। हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जैसे जैसे चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस लोगों को लेकर, इस दुनिया को लेकर बनते जा रहे हैं, ये जो जो हमें देखने को मिल रहा है, जो जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको लेकर हमारा जो आइडिया है खुद को लेकर और एक जो स्ट्रक्चर बना है हमारे सेल्फ का, वो मॉडिफिएबल है। उसे वो बदलता रहता है और बदल लिया जाता है हमारे द्वारा। हम ही उसे बदल देते हैं टाइम के साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। और एक्सपीरियंसेस जो हमने दूसरे लोगों के साथ करे होते हैं, जो दूसरे लोगों को लेकर हमारे बेसिकली परसेप्शंस हैं, जैसे हम उन्हें परसीव कर रहे हैं, जैसे जो हमारा नज़रिया बना दूसरे लोगों को देकर, दूसरे लोगों को लेकर जो हमारा इम्प्रेशन उनके सामने बना है और जो उनका हमारे सामने बना है उसको लेकर। ठीक है, तो ये लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज़ मॉडिफिएबल इन द लाइट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस वी हैव ऑफ अदर पीपल। जो दूसरे लोगों के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पर भी ये पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए। अब हम आगे ये नोटिस करेंगे कि अगर ये जो लिस्ट, जो एक्टिविटी थी वही अपने बारे में बताना था 10 स्टेटमेंट्स में, ये अगर हम एक्सचेंज करते हैं, एक सेकेंड, ये लिस्ट अगर तुम अपने बारे में खुद ना भर के अपने किसी दोस्त से भरवाते हो तो कुछ और ही रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि जैसा तुम खुद के बारे में सोचते हो वो अलग है और जैसा दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो एकदम अलग ही होता है, अप टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो तुम ये नोटिस करोगे कि तुम्हारे दोस्तों ने इसे क्या भर के दिया है, इसके मतलब इसके इस पे इसमें क्या क्या लिखा है उन्होंने तुम्हारे बारे में, या कैसे वो तुम्हें देखते हैं, उन्हें तुमको लेकर उनका क्या नज़रिया बना हुआ है, उन्होंने क्या लिख के दिया, इसमें क्या भर के दिया। अगर तुम उनसे उनके बारे में इसे भरने को कहोगे, मतलब उन्हें अपने लिए ही ऐसे जैसे तुमने इसे अपने लिए फिल करा, उन्हें भी ऐसे उन्हें अपने लिए फिल करना है, तो उनका खुद को लेकर भी कुछ अलग ही आइडियाज़ होंगे, खुद को लेकर भी उनकी अलग ही इमेज बनी होगी जो कि उन्हें तुम्हारे को लेकर शायद नहीं बनी हो। तो ठीक है, ऐसे हम खुद को अलग तरीके से देखते हैं, दूसरों को अलग तरीके से देखते हैं। यही है कि हमें पता रहेगा कि तो जब तुम्हारे फ्रेंड्स इन स्टेटमेंट्स को, इस एक्टिविटी को करेंगे, इन स्टेटमेंट्स को फिल करेंगे अपने बारे में, तो यही पता लगेगा कि उन्होंने अपने बारे में भी करेंगे चाहे या तुम्हारे बारे में भी करेंगे वो, तो यही पता लगेगा उन्हें कि मतलब तुम्हें ये पता लगेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स खुद को लेकर बनाए हैं कि वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, खुद को कैसे जानते हैं, पहचानते हैं। बेसिकली तुमने इसे अपने बारे में भरा और तुम्हारे दोस्तों ने इसे अपने बारे में भरा। ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, आई एम पूछा हुआ है, तो चांसेस यही है कि तुम दोनों ने ही अपने बारे में ही भरा है, मतलब तुम्हारे दोस्तों ने इसे अपने बारे में भरा और उनका खुद को लेकर कुछ और ही व्यू है। वहीं अगर नॉर्मल देखा जाए, इन नॉर्मल सेंस और जनरल सेंस, तुम्हारा अपने दोस्तों को लेकर और खुद को लेकर कुछ अलग ही आइडियाज़, कुछ अलग ही टाइप के व्यूज़ हैं। तो जब तुमने इसे अपने बारे में भरा वो अलग चीज़, जब तुम्हारे दोस्त ने इसे अपने बारे में भरा वो बिल्कुल अलग चीज़। और बाई चांस अगर तुमने इसे एक्सचेंज करा है अपने दोस्त के साथ, यानी कि उसको तुम्हारे बारे में भरना है और तुम्हें उसके बारे में भरना है, तो दोनों के अलग ही व्यूज़ हैं, एक दूसरे को लेकर अलग ही आइडियाज़ हैं। देन एट्रीब्यूट्स जो कि तुमने आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करे हैं, वो तुम्हारे पर्सनल या सोशल और कल्चरल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताते हैं। सोशल को ही कल्चरल आइडेंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। एट्रीब्यूट्स जो कि तुम्हारे दोस्तों ने यूज़ करे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जानने पहचानने के लिए, पता करने के लिए, तो वो क्या बताते हैं, वो उन्हीं के पर्सनल या उन्हीं के सोशल और कल्चरल, जिसे हम कहते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब होता है वो एट्रीब्यूट जो कि एक इंसान को दूसरों से अलग बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम फ़र्क कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लग सकता है या हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ तुम ही हो और हम ही हैं, और हम दोनों में एक अंतर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब तुम मेरे से अलग हो और मैं तो तुमसे अलग हुई, वो वाली चीज़। तो पर्सनल आइडेंटिटी होती क्या है? रेफर टू दोज एट्रीब्यूट जो कि एक इंसान को दूसरों से अलग बनाएंगे। दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन डैट मेक हर और हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी कि जब इंसान खुद को डिस्क्राइब कर रहा होता है ये बताकर कि उसका नाम क्या है, उसका नाम चाहे संजना है चाहे करीम है, ठीक है, और उसकी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है और हार्ड वर्किंग पर्सन है, सॉरी, वो हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनती इंसान है और ईमानदार है वो। और उसकी पोटेंशियलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी काबिलियत क्या है, बेसिकली उसकी हद कितनी है, वो कर कितना सकता है, उसकी एबिलिटीज़ कितनी है, वो सिंगर है, वो डांसर है, वो गाना भी गाता है, वो डांस भी करता है, उसकी बिलीव्स क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, या वो किन किन चीज़ों में बिलीव करता है, क्या क्या चीज़ें वो मानता है। उसको भगवान में विश्वास है, अपनी किस्मत पर ज़्यादा भरोसा है, अपने लक को वो ज़्यादा मानता है। और अगर वो ऐसे अपने बारे में ये सब चीज़ें बता रहा है तो यानी कि वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में एक्सपोज कर रहा है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहा है तुम्हारे सामने, उससे खोल रहा है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को। देना चाहते हैं सोशल आइडेंटिटी पर। ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी पर्सन को जो कि उसे लिंक करते हैं, उसे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी भी सोशल या कल्चरल ग्रुप के साथ, या उसके सोशल और कल्चरल ग्रुप से ही आए होते हैं। ठीक है, यानी कि तुम्हें अटैच करेंगे, तुम्हें जोड़ेंगे किसी सोशल या कल्चरल ग्रुप के साथ, जिससे ये पता लगेगा कि हाँ तुम इस स्पेसिफिक कल्चर का या इस स्पेसिफिक सोशल ग्रुप का एक पार्ट हो, और इससे ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी आगे। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कहते हैं, सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हर और हिम टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप और आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। इसी से ही निकल कर आ रहे हैं और इसी से ही तुम्हारी फिर आगे आइडेंटिटी बन रही है, पता लग रहा है कि तुम हो क्या, कहाँ से बिलोंग करते हो बेसिकली। जैसे जब कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं आदिवासी हूँ, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरा फ्लो में। ठीक है, वापस से बता दूँ, जैसे कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं कोई आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, या मैं नॉर्थ इंडियन हूँ या मैं साउथ इंडियन हूँ, ऐसी चीज़ें, तो इससे ये पता लगता है ना कि वो किस कल्चर से बिलोंग करता है या कौन से रीजन से वो बिलोंग करता है, एंड वहाँ की स्पेशलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, वो सब क्या है उधर का। ठीक है, ये सब पता लगता है और वो इंडिकेट करता है इससे क्या, अपनी सोशल आइडेंटिटी के बारे में वो बताता है। तो ये डिस्क्रिप्शन कैरेक्टराइज करते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो खुद को मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं एज कोई भी पर्सन। These descriptions characterize the way people mentally represent themselves as a person. अब सेल्फ क्या होता है, हमने देख लिया पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, सोशल आइडेंटिटी क्या होती है, अब सेल्फ क्या चीज़ होती है वो भी देख लेते हैं। सेल्फ का मतलब टोटलिटी, एक इंडिविजुअल की टोटलिटी, पूरा जिसमें सब कुछ आ जाता है, उसका हर एक चीज़ का टोटल कवर होता है, उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, जो भी उसने अब तक एक्सपीरियंस करा है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं खुद के साथ, बाकी के लोगों के साथ या किसी के भी साथ, और उसके खुद के आइडियाज़, उसके थॉट्स, विचार्स क्या हैं, उसकी खुद की भावनाएं, फीलिंग्स क्या हैं खुद को लेकर। ठीक है, सेल्फ रेफर्स टू टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर से, ये पता ही होना चाहिए, इसको छोड़ के मत जाना प्लीज़। एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ डिफाइन करते हैं उस इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस को, पर्सनल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी। ठीक है, यानी कि जो उस पर्सन के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उसने अब तक एक्सपीरियंस करा है खुद के साथ, बाकी के लोगों के साथ, और जो उसके आइडियाज़ हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, वो बताते हैं उसके एग्जिस्टेंस को, उस इंडिविजुअल के बेसिकली अस्तित्व को, कैरेक्टर को, कि हाँ वो रहता है या वो सर्वाइव करता है इस अर्थ पे, कहीं ना कहीं वो भी एग्जिस्ट करता है, दोनों लेवल्स पर, पर्सनल पर भी और सोशल लेवल पर भी, क्योंकि एक इंसान की एक पर्सनल आइडेंटिटी भी है खुद को लेकर भी, जो उसको दूसरों से अलग बनाती है, एक सोशल आइडेंटिटी भी है जो उसको बाकी कल्चरल और सोशल ग्रुप से जोड़ती है, जिससे कि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पार्ट बनता है ना। तो यहाँ पर तो इतना ही बता रखा है, और बाकी सेल्फ की डिफाइन, पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, तीनों इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं अलग से एक एक मार्क्स में इनकी डेफिनेशन, तो गलती से भी मत छोड़ के जाना, नहीं तो पछताना पड़ सकता है, पहले ही बता रही मैं। देन सेल्फ एज ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज सब्जेक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम वापस से जाते हो अपने फ्रेंड के डिस्क्रिप्शन को, जो कि उसने एक्टिविटी 2.1 में अपने बारे में दिया था, वही 10 स्टेटमेंट्स जो फिल करी थी उसने खुद को लेकर, ठीक है, तो तुम ये देखोगे, तुम्हें पता लगेगा कि उन्होंने खुद को कैसे डिस्क्राइब करा है, दो तरीके से, मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे बताया है जिसमें या तो वो कुछ कर रहे हैं या वो कुछ करते हैं। ठीक है, डैट दे
डज समथिंग, वो कुछ करते हैं, जैसे कि वो डांसर है, वो सिंगर है, ऐसे या ऐसे बताया उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कि जिसके ऊपर कुछ हो रहा है या जिसके साथ कुछ हम कर सकते हैं, ऑन विच समथिंग इज़ डन, कि आई एम वन हु ईज़िली गेट्स हर्ट। उन्होंने खुद को ऐसे बताया कि मैं वो इंसान हूँ जो बहुत जल्दी मतलब बुरा मान जाता है, जिसको बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट कर देती हैं या छोटी छोटी बातों पे जिसको बुरा लग जाता है, जिसका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी रूस जाता है, रूठ जाता है, ऐसा इंसान। तो पहले वाले केस में ये बता रखा है कि सेल्फ को डिस्क्राइब करा गया है एज अ सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में सेल्फ को ऐसे डिस्क्राइब करा गया है एज एन ऑब्जेक्ट जो कि अफेक्ट हो रहा है, जिसके ऊपर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, जिसके ऊपर बेसिकली कुछ करा जा रहा है, जिसके साथ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ एज सब्जेक्ट में क्या है, वो इंसान अपने बारे में ऐसे बता रहा है कि वो खुद कुछ कर रहा है, लाइक आई डिड दिस थिंग और आई एम दिस थिंग, ठीक है। एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, उस इंसान के साथ तुम कुछ कर रहे हो या उसके साथ कुछ हो रहा है, या किसी चीज़ का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, वो खुद को ऐसे बता रहा है। विच गेट्स अफेक्टेड, जिसके ऊपर लाइक असर पड़ रहा है किसी चीज़ का, कि मैं वो हूँ जो बहुत जल्दी मतलब हर्ट हो जाता है, या जिसको दूसरों की हर एक चीज़ पसंद नहीं आती, दूसरों का उसको सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उसे बुरा भी लग जाता है कभी कभी, या उसका दिल भी टूट सकता है उन चीज़ों से जो कि दूसरे कर रहे हैं बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ को तुम समझ सकते हो एज सब्जेक्ट भी और एज वेल एज ऑब्जेक्ट भी। जब जब तुम ये कहते हो कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तो यहाँ पे सेल्फ को तुम एज अ नोअर बता रहे हो कि कुछ ऐसा जिसको हम जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है, आई नो हु आई एम, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। तो जब तुम ऐसे बोलोगे तो इसका क्या मतलब निकलता है, यानी कि तुम वो जिसको जाना पहचाना जा सकता है, तभी तो तुम्हें पता है ना तुम कौन हो। कंफ्यूज मत होना, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। और अगर इस वाले में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन आती है ना एंड तक, तो प्लीज़ पूछ लेना, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा ही पूछा जाता है इन फॉर्म ऑफ MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये पूछा ही जाता है हमेशा, ये कभी नहीं छोड़ते ये लोग एग्ज़ाम में, अलग ही टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें वो यही कह रहे हैं, जब उसने कहा आई नो हु आई एम, उसे पता है वो कौन है, तो यहाँ पे सेल्फ को डिस्क्राइब करा जा रहा है एज अ नोअर, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमें पता चले या हमें पता चल सकता है। सेल्फ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ नोअर एज वेल एज समथिंग दैट कैन बी नोन, जिसके बारे में हमें पता चल जाएगा अभी। और एज अ सब्जेक्ट ये एक्टर है, सेल्फ एक्टिवली एंगेज हो रहा है खुद को जानने के प्रोसेस में, ठीक है। सेल्फ इज एक्टिवली एंगेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इट सेल्फ। एज एन ऑब्जेक्ट ये कॉन्सिक्वेंस है, कुछ मतलब इफेक्ट निकल के आएगा जहाँ पे सेल्फ को ऑब्जर्व करा जाएगा और सेल्फ के बारे में फिर आगे जाके पता लगेगा। सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन, ये ड्यूअल स्टेटस जो है ना सेल्फ का, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है, कि सेल्फ एज सब्जेक्ट क्या है और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट क्या है। फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग, सेल्फ एज सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो कि कुछ कर रहा होता है, जो कि एक्टिव होता है, खुद किसी कार्य में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो खुद को जान रहा है चाहे वो किसी और को जान रहा है। वैसे सेल्फ की बात हो रही है तो वो खुद को ही जान रहा है, कंफ्यूज मत होना। सॉरी बोर्ड मेरी वजह से हिल है, आई एम सॉरी, कि वो मतलब खुद को ही जान रहा है। सेल्फ एज अ नोअर है और वो एक्टिव है, ठीक है, वो खुद को जान रहा है और उसके बारे में अभी उसे पता लग जाएगा, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, वो डज समथिंग, वो सब्जेक्ट है, वो एक्टिव है। लेकिन सेल्फ और सब्जेक्ट में वो पैसिव है, उसके ऊपर कुछ हो रहा है, उसके साथ कोई कुछ कर रहा है, फिर से सॉरी, उसके ऊपर कुछ हो रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है और उसके साथ कोई कुछ कर रहा है बेसिकली, ठीक है। विच गेट्स अफेक्टेड, उसके ऊपर असर देखा जा रहा है उस चीज़ का जो कि दूसरों ने उसके साथ करा है, या जिसके ऊपर तुम कुछ कर सकते हो, वो तब सेल्फ एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑन विच समथिंग इज़ डन, ऐसे समझ लो ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर यही है, सेल्फ का यूज़ हो रहा है बेसिकली, या सेल्फ का इस्तेमाल करा जा रहा है, उसके बाद उसके ऊपर असर देखा जा रहा है कि असर क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या निकल के आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। और ऑब्जेक्ट वाले में सेल्फ पैसिव होता है, सब्जेक्ट वाले में सेल्फ एक्टिव होता है, क्योंकि वो वहाँ पर खुद कुछ कर रहा होता है अपने साथ ही, खुद को जानने में लगा है, वो एज अ नोअर है, वो डज समथिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, वो विच गेट्स अफेक्टेड, जिसको असर पड़ सकता है या जिसके ऊपर तुम्हें किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, जो कि जिसके ऊपर तुम कुछ भी कर सकते हो, ऑन विच समथिंग इज़ डन, ठीक है।
उसे पता है कि वो हर्ट हो जाएगा आसानी से, ऐसा इंसान है वो। हर्ट तो तभी होगा ना जब उसके साथ तुमने कुछ करा होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ जाना। एज सब्जेक्ट वो एक्टर है एंड एज ऑब्जेक्ट वो एक कॉन्सिक्वेंस है। सेल्फ को ऑब्जर्व करा जा रहा है और आगे फिर उसके बारे में पता लगेगा। देन आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सेल्फ पर। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के सेल्फ होते हैं और बहुत अलग अलग टाइप्स के सेल्फ हमें देखने को मिलते हैं। और ये कैसे बनते हैं? एज रिज़ल्ट जो कि हमारा इंटरेक्शन होता है, जो कि हम मिलते जुलते हैं अपने फिजिकल सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ, अपने बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, इस बेसिस पे ये बनते हैं हमारे काइंड्स ऑफ सेल्फ। किस किस तरह के सेल्फ एक इंसान के हो सकते हैं वो। पहला एलिमेंट जो होता है सेल्फ का, उसको तुम नोटिस कर सकते हो उस टाइम पे जब कोई न्यू बॉर्न बिल्कुल अभी पैदा हुआ बच्चा, इन्फेंट बच्चा जो है, चाइल्ड क्राई कर रहा है, रो रहा है, तब जब उसे भूख लगी है, जब उसे दूध चाहिए। ठीक है, और ये क्राई रिफ्लेक्स के ऊपर बेस्ड है क्योंकि बाद में इसकी वजह से इतनी अवेयरनेस डेवलप हो जाती है उस बच्चे के अंदर कि हाँ उसे पता लगने लगता है जैसे वो बड़ा होता है कि वो हंग्री है, उसे भूख लगी है, तभी वो रो रहा था बचपन में। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल सेल्फ हमारे सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट पर बेस करता है। या बायोलॉजिकल सेल्फ को जब हम देखते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, तो ये मॉडिफाई हो सकता है, अपने आप में बदल सकता है। और हमें भूख लगती है, चॉकलेट के लिए हमें भूख लगती है या क्रेविंग होती है, मन करता है चॉकलेट खाने का, तो ऐसा एस्कीमो को नहीं होता। ठीक है, ये एक तरह से एक बकवास है, इस पर ध्यान मत देना। बायोलॉजिकल सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, उसे तुम्हें पता है उसे भूख लग रही है, क्योंकि बायोलॉजिकल सेल्फ से रिलेटेड है। अब वो बोल कर तो नहीं बता पाएगा, वर्बल इतना जल्दी डेवलप नहीं होता छोटे बच्चों में, बट वो नॉन वर्बल वे में बताएगा, अपने फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस करेगा अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, या ऐसे गेस्चर्स बनाएगा। तो वो बच्चा रो रहा है, वो बेसिकली क्राई कर रहा है। अब तुम्हें पता लग रहा है छोटा बच्चा रोता है तो ज़्यादातर क्या होता है, बेसिकली उसको भूख लगी होती है, उसे मिल्क की नीड होती है। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्स है। ठीक है, वो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे भूख लग रही है। धीरे धीरे करके ये अवेयरनेस उसके अंदर डेवलप होने लग जाती है, हाँ उसे पता लगने लग जाता है कि हाँ वो हंग्री है, उसे फूड की नीड है, डैट्स वाई वो रो रहा है। या इसलिए कुछ और दिक्कत हो सकती है अगर उसे अभी खाना नहीं मिला या उसे खाना नहीं दिया गया तो ये बायोलॉजिकल सेल्फ था, बस ये पता होना चाहिए। बाद में ये लिखा है कि तुम हंग्री फील कर रहे हो चॉकलेट के लिए, तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन है, चॉकलेट की क्रेविंग है, तो तुम्हें भूख लग रही है, तुम हंग्री फील कर रहे हो। ठीक है, और वो बकवास है स्कीमा वैल्यू, इस पर ध्यान मत देना, स्कीमा को भूख नहीं लगती, डैट्स नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब हम डिफरेंस देखेंगे पर्सनल और सोशल सेल्फ के अंदर। पर्सनल सेल्फ क्या होता है? ये वो ओरिएंटेशन है जिसके अंदर एक इंसान प्राइमरीली खुद से अपने साथ कंसर्न्ड होता है। लेट्स डू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरीली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ। वो खुद के साथ पूरी तरीके से कंसर्न्ड है, खुद को लेकर केयरफुल है, खुद को लेकर पूरा अवेयर है, उसे अपने बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ऊपर बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करी, जो कि हंगर है, भूख लगना, इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ किस चीज़ का? बायोलॉजिकल सेल्फ का। और बाद में जो चाइल्ड का साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स हैं, उसके जो इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है, इसकी वजह से बाकी कंपोनेंट्स डेवलप होकर आए उसके पर्सनल सेल्फ के। एम्फेसिस यहाँ पर पर्सनल सेल्फ के अंदर जोर ज़्यादा दिया जाता है उन लाइफ के उन एस्पेक्ट्स पर जो कि रिलेट करते हैं सिर्फ उस कंसर्न्ड पर्सन के साथ, सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के साथ, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के साथ। यस, जो कि पर्सनल फ्रीडम हो सकता है, उसको अपने आज़ादी के बारे में पता है, उसका पर्सनल फ्रीडम क्या है, उसे क्या क्या किस हद तक उसे इंडिपेंडेंस चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना उसे पता है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, उसे अपने अचीवमेंट अपने गोल्स के बारे में पता है, उसे क्या आगे लाइफ में सक्सेस कहाँ से कैसे प्राप्त होगा उसे ये सब कुछ पता है, कैसे वो फेल हो सकता है उसे ये भी पता है, उसे अपने कंफर्ट जोन्स के बारे में पता है, कहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अच्छा फील करेगा और कहाँ जाके वो दुखी हो सकता है उसे ये भी पता है। तो उस पर्सन के खुद को लेकर जो भी चीज़ें हैं ना, खुद के बारे में वो अच्छे से जानता है, पहचानता है, खुद को समझता है, अपने आप को लेकर उसे सब कुछ पता है। वो ओरिएंटेशन जिसके अंदर एक बंदा प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है, खुद को एज प्रायोरिटी मान के चलता है और बेसिक लेवल पर खुद से वो हर चीज़ के बारे में कंसर्न्ड है, हर चीज़ के बारे में केयरफुल है, उसे अपनी चिंता है, उसे अपने बारे में सब कुछ पता है। फिर चाहे वो उसकी खुद को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, खुद का केयर करना हो,
या खुद के अचीवमेंट हो, खुद के गोल्स हो, खुद की आज़ादी की बात हो, खुद को लिबर्टी देनी हो, खुद को फ्रीडम देनी हो, ये सब चीज़ें। सोशल सेल्फ तब निकल के आता है जब उसका रिलेशन होने लगता है बाकी लोगों के साथ। सोशल सेल्फ इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स, बाकियों के रिलेशन में देखा जाता है ये। और इसमें एम्फोसिस करा जाता है लाइफ के ऐसे एस्पेक्ट्स पर, इसमें जोर दिया जाता है जैसे कि कॉपरेशन हो गया। अब इंसान है, बाहर के लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा तो कॉपरेट करना उसे आना चाहिए। बेसिकली कॉपरेशन वाली वैल्यू, ये वाली चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। भाई अगर किसी को कुछ चाहिए, उसे उस टाइम उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो दे दे, उसकी मदद करना सीखे, हेल्प करना उसे आए हमेशा। प्रो सोशल बिहेवियर उसे दिखाना है। यूनिटी, एकता उसके अंदर होनी चाहिए। ग्रुप में है तो ग्रुप में जैसा एक इंसान एक्ट करना चाहिए ग्रुप में रहते हुए, वैसे उसे एक्ट करना चाहिए। एकदम ऑड वन आउट, अलग हट के नहीं होना चाहिए, खुद को ग्रुप से अलग नहीं दिखाना चाहिए। एफिलिएशन होनी चाहिए थोड़ी, सैक्रिफाइस करना आना चाहिए उसे। लाइक सैक्रिफाइस इन द सेंस हो सकता है कि ग्रुप के लिए कुछ वो अपना बहुत कीमती ना छोड़ भी सकता है। ठीक है, ग्रुप के उसकी तरह बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी ग्रुप के लिए अपना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे वो प्रायोरिटी पे रखते हैं, मानते हैं, उसे एक बारी को नज़रअंदाज कर सकते हैं। सपोर्ट और शेयरिंग, भाई शेयरिंग करनी आनी चाहिए उसे, सपोर्ट करना आना चाहिए अपने ग्रुप को, और ग्रुप को उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, क्योंकि वो एक ग्रुप का मेंबर है तो वो भी ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वाला सेल्फ वैल्यू करता है फैमिली को और सोशल रिलेशनशिप्स को, तभी इसको रेफ़र किया गया है एज फेमिलियल या रिलेशनल सेल्फ। इसको फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बार मैं ये स्कीमा वाला क्लियर कर देती हूँ। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम हंग्री हो, तुम्हें भूख लग रही है चॉकलेट की, तुम्हें भूख है, क्रेविंग है, तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, लेकिन एस्कीमो के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एस्कीमो क्या है, इससे कंफ्यूज मत होना। वैसे तो इतना कुछ ध्यान देने वाला ये है नहीं, फिर भी आई एम टेलिंग, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सब पता होना चाहिए, कुछ छोड़ के नहीं जाना। तो एस्कीमो वो लोग जो कि स्नो एरियाज़ में, स्नो के रीजन्स में या स्नो के घरों में रहते हैं। अब जो हमारा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है ना, वो कंटेक्स्ट जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम पले बड़े हैं, या जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि हमारी नीड्स क्या होंगे, किस चीज़ की हमें भूख लगेगी या क्या हम खाना चाहेंगे। तो हमारे बायोलॉजिकल नीड्स क्या होंगे, और उसी की बेसिस पे हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ क्या होगा, हमारा पर्सनल सेल्फ क्या होगा, हमारा सोशल सेल्फ क्या होगा, ये भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिन होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस इन चीज़ों के ऊपर भी पड़ता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे तुम यहाँ पर हो, तुम हंग्री फील कर रहे हो, तुम चॉकलेट के लिए हंग्री फील कर रहे हो, तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन है, तो जो एस्कीमो है वो लोग जो कि स्नो में रहते हैं, उनको शायद ही पता हो कि चॉकलेट भी कुछ होता है। तो अगर होगा भी, उन्हें पता ये चीज़ कि ये कुछ होता है, उन्होंने कभी देखा भी होगा, तो वो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है कि उन्हें मिल जाए इतनी आसान से खाने के लिए। तो उन्हें किसी और चीज़ से पेट भरना पड़ेगा, अपने जो वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ जो अवेलेबल है उस एरिया में, उस स्नो के रीजन में, जो वहाँ पर उन्हें मिलता है, उन्हें उन चीज़ों से अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा, उन्हें से सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को। उन्हें बेसिकली चॉकलेट नहीं मिल पाएगी, या उनके मन में ऐसी कोई क्रेविंग, ऐसा कुछ होगा नहीं कि उन्हें चॉकलेट ही खानी है जब वो हंग्री फील कर रहे हैं। तो ठीक है, तो तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देन ओरिएंटेशन का मतलब प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये वो एम्स हैं, इंटरेस्ट हैं, खुद को लेकर तुम्हारे बिलीव्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ठीक है, और सोशल वाले में यही सब तुम्हारा, जब तुम किसी ग्रुप के साथ रिलेट करते हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का तुम पार्ट हो, जब तुम्हारा दूसरों के साथ रिलेशन है, वहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तुम्हारा यूनिटी, कॉपरेशन, एफिलिएशन का मतलब ये कि तुम क्लोजली एसोसिएट कर पा रहे हो खुद को किसी और पर्सन के साथ, किसी और इंडिविजुअल के साथ, किसी और ग्रुप या कम्युनिटी का तुम पार्ट हो। ठीक है, उसका हिस्सा हो, तुम्हारा उनके साथ बॉन्ड है, कुछ कनेक्शन है, कुछ लिंक है। ठीक है, तुम उसके साथ क्लोजली कनेक्टेड हो, क्लोजली लिंक्ड हो, तभी तो तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप है ना। और जो सोशल सेल्फ वाला होता है ना, उसको फेमिलियल एंड रिलेशनल सेल्फ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतने पार्ट में चैप्टर से शुरू से लेके यहाँ फेमिलियल रिलेशनल सेल्फ तक, एक मिनट, चैप्टर के शुरू से लेकर यहाँ फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ तक कोई भी डाउट आए ना, तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। सेल्फ एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जितनी बार लगे ना, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट, थोड़ी सी भी क्लैरिटी अगर नहीं हो रही, जितनी बार पूछना है पूछ लो, मैं समझा दूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि दिमाग में घुसा दूँ अच्छे से इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। अभी नहीं उठाएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है,
एंड आई वांट कि पूरा अच्छे से एक बारी में समझा दूँ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तुम्हें देखने को मिल सकती है और मैं इसको याद करने के अलग अलग तरीके भी बताने वाली हूँ, इसलिए नेक्स्ट में उठाऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना प्लीज़। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।